पहली ही मुलाकात में वडेरा सोलंकी खानम का दिल दादा हो गया था। ये औरत उसके बहुत काम आ सकती थी। उसके मालिकान को जब इत्तला मिलती कि उसने उनके लिए लेडी एजेंट और वो भी खानम जैसी मशहूर कॉल गर्ल पटा ली है, तो वो अपने खजानों के मुंह सोलंकी पर खोल देते। सुबह जब वो खानम के घर से अपने ठिकाने की तरफ रुखसत हो रहा था तो उसे सारी रात करीबन जागने के बावजूद अपना जिस्म हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। खानम और उसकी बांदियों ने वडेरा सोलंकी को हिर्सो हवस के जिन जहानों की सैर करवा दी थी, उससे मुतल्लिक वो सोच ही सकता था। घर पहुंचकर वो लंबी तान कर दोपहर तक सोता रहा। जब उठा तो बड़ा हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। उसका शैतानी जहन इस दरमियान मुसलसल मंसूबा साजी करता रहा था। उसका अगला टारगेट सेठ हांडी वाला था। अगर ये मुर्गी काबू आ जाती तो 1-2 करोड़ रुपया ईंट लेना उसके दाएं हाथ का खेल था। लेकिन ये सब होगा कैसे, उसने सोचा। क्या वो इस मरहले पर खानम को मुकम्मल एतमाद में ले ले, उसे बता दे कि वो उसे रॉ के हवाले करने जा रहा है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। उसके जहन ने फिलवक्त दूसरे ऑप्शन को बेहतर जाना। वडेरा सोलंकी बड़ा घाघ शिकारी था। उसने जिंदगी में हमेशा ठंडा करके खाने की हिकमत अमली इख्तियार की और कामयाब रहा। उसे इल्म था कि गरम गरम खाना हलक में उतारने से उसका मुंह भी जल सकता है। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत करने की ठानी थी। फिलवक्त उसे खानम को रॉ से दूर ही रखना था। उस रोज शाम को बतौर खास उसने खानम को अपने हाँ मदऊ किया। वडेरा सोलंकी ने उसे बराह रास्त फोन किया था। हालांकि इससे पहले उसका राब्ता साईं लोग के जरिए हुआ था। खानम ने एक लम्हा हिचकिचाहट का मुजाहिरा किए बगैर हाँ कर दी। ये उसका टेस्ट केस था। वडेरा सोलंकी ने अंदाजा लगा लिया कि अब ये चिड़िया उसके जाल से कभी नहीं निकल सकेगी। यूं भी इंसानियत की जिस जलील तरीन स्टेज पर वो खड़ी थी, वहां उसका शुमार हैवानों ही के जुमरे में होता था। और खुद एक इंसान नुमा दरिंदा होने के नाते वडेरा सोलंकी को अंदाजा था कि वो खानम की कौन कौन सी कमजोरी को जब चाहे आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकता है। उसने जानबूझकर साईं लोग को उसकी इत्तला नहीं दी थी कि खानम उसके यहाँ आ रही है, और वो खानम से भी यही उम्मीद कर रहा था। तयशुदा वक्त पर खानम अपने एक सेक्रेटरी और ड्राइवर के साथ वडेरा सोलंकी के बंगले पर पहुंच गई, जहां उसका इस्तकबाल उसकी तवक्कुआत से बढ़कर शानदार तरीके से किया गया। वडेरा सोलंकी बोला, कल की शाम को यादगार बना दिया था तुमने। हम अपने दोस्तों से ऐसी ही तवक्को रखते हैं। तुमने हमारा दिल खुश किया। ये हकीर सा नजराना कबूल करो। ये कहते हुए वडेरा सोलंकी ने उसके लिए पहले से तैयार करदा एक लिफाफा मेज से उठा लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा बंद था। खानम की जमाना साज नजरों ने उसके अंदर मौजूद नोटों का वजन कर लिया था। उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक ये 1 लाख की खती रकम थी। खानम को ये तो उम्मीद थी कि उसके यहाँ एक शानदार रात गुजारने के बाद दीगर वडेरों, नवाबों, सनतकारों, अफसरों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों वगैरह की तरह वो हक के खिदमत तो जरूर अदा करेगा, लेकिन वो इतना मेहरबान हो जाएगा इसकी तवक्को उसे नहीं थी। उसके नजदीक ऐसी एक रात की कीमत 10-20 हजार से ज्यादा नहीं थी और उसे 1 लाख रुपया मिल रहा था। उसने कुछ कहना चाहा। वडेरा साईं, ये तो... सोलंकी ने उसकी बात काट दी। बोला, ये तो कुछ भी नहीं है खानम। तुम्हारे यहाँ गुजारे एक एक लम्हे की कीमत 1-1 लाख रुपया है। बात यह है बाबा कि हम भी निराले शौक रखने वाले बंदे हैं। मामूल की बातें तो होती रहती हैं, कुछ अलग सा होना चाहिए, और वो तुम्हारे यहाँ है। खानम बाबा, हमारे साथ यारी लगाई है तो जरा हवेली के दरवाजे ऊंचे जरूर कर लेना। हमारी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खानम बोली, साईं जब आप हुक्म दें। खानम ने उसकी तरफ देखकर बड़ा बेहुदा सा इशारा किया, जिस पर वडेरा सोलंकी खिल उठा। एक मुअद्दब खादिम उनके लिए मशरूबात की ट्रॉली ले आया था और तीनों अब गपशप करने लगे थे। चाय खानम ने खुद तैयार की, जबकि उसकी सेक्रेटरी ने वडेरे के पहलू में खानम की खाली करदा जगह संभाल ली। वडेरा सोलंकी उस लड़की को पहचान गया। वो टीवी पर चलने वाले एक सीरियल में हीरोइन का किरदार अदा कर रही थी। उसने दिल ही दिल में तमस्खर उड़ाया, साली हीरोइन। खुदा जाने ऐसी कितनी हीरोइन्स खानम की जूतियां चाटती फिरती थीं। अचानक ही वडेरा सोलंकी ने हवा में तीर छोड़ा जो ऐन निशाने पर लगा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ खानम के हमारे और तुम्हारे दरमियान बाबा कोई पक्का ताल्लुक हो जाए, कोई कारोबारी सांझ पड़ जाए। खानम ने मुअद्दब होकर कहा, हाजिर साईं हाजिर, आप हुक्म करें। वडेरे ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाकर हीरोइन की तरफ देखा। खानम ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे गूंगी बहरी समझो साईं, फिर भी आपका हुक्म है तो। और हैरतअंगेज तौर पर उसके कुछ कहने से पहले ही टीवी हीरोइन उठकर चली गई। वडेरे ने दाएं हाथ मेज पर रखे इंटरकॉम का बटन दबाया और दूसरी तरफ से हुक्म साईं पर कहा, बाबा उधर छोकरी का बहुत ख्याल रखना। दूसरी तरफ से कहा गया, हुक्म साईं, जो हुक्म साईं। वडेरा सोलंकी ने खानम की तरफ देखकर कहा, क्या नाम है इस छोरी का? खानम बोली, मेरे पास तो नेक परवीन के नाम से आई थी।
अब तो इसके बहुत से नाम हैं। आज रात आपकी मेहमान है वडेरा साईं, जो नाम जी चाहे रख लें। इन छोरियों का नाम नहीं, काम देखना चाहिए काम। और अपने काम से वडेरा साईं अगर आपको खुश न करे तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। उसने वडेरा सोलंकी की तरफ देखकर फिर बेहुदा सा इशारा किया। आखिरी फिक्रा कहते हुए उसकी आंखों में लहराने वाली दरिंदगी को वडेरा सोलंकी ने खूब अच्छी तरह महसूस किया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बाबा ठीक है, पर एक बात है खानम, इसका ख्याल रखना, ये लाखों का नहीं करोड़ों का खेल है, करोड़ों का। इस खेल में अपना साया भी मशकूक ठहरता है, अपने साये से भी मोहतात रहना पड़ता है। हमारे मुलाजिम हमारे कुत्तों से ज्यादा वफादार होते हैं, एक इशारे पर कुएं में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें भी एतमाद में लेने से पहले सोचना पड़ता है। यूं भी खानम बाबा, जो बात दो बंदों के दरमियान रहे वही ठीक है, तीसरे तक पहुंच जाए तो कुछ खराब होने का डर लगा रहता है। खानम ने खुद को उसके सामने दबाव में महसूस किया। बोली, ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म होगा वैसा ही होगा। ऐसा लम्हा उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा आया था। वो साईं लोग से इसलिए दब कर रहती थी कि उसके बहुत से जराइम में साईं लोग हिस्सेदार था। इसके अलावा उसने कभी किसी वडेरे की परवाह नहीं की थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसने खुद को यहाँ दबाव में महसूस किया था। दरअसल उसे इल्म था कि वडेरा सोलंकी किस बला का नाम है। उसकी बेपनाह दौलत, एक इशारे पर कट मरने वाले नौकरों की फौज और सरकार दरबार में उसका असर और रसूख किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। और जब ऐसा शख्स उससे बराह रास्त डील करने जा रहा था तो उसका घबराहट महसूस करना फितरी बात थी। वडेरा सोलंकी ने सोने के डिब्बे से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और डिब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। खानम ने शुक्रिया कहकर दूसरा सिगरेट निकाल लिया। वडेरे ने धुएं के मरगुले फजा में बखेरते हुए कहा, देखो खानम बाबा, तुम्हारे पास जो ताकत है हमारे पास नहीं, और जो हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो इनकलाब ला सकते हैं। खानम को उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ आ गया और वो इस पर कुछ फख्र भी महसूस करने लगी। बोली, आप हुक्म देकर देखें साईं, मेरी लड़कियां आम फाहिशा औरतें नहीं हैं, ये मामूली लड़कियां नहीं हैं। मुझसे बात करने से पहले कई मर्तबा बात करने वाले को अपनी औकात का जायजा लेना पड़ता है। उसने कदरे अकड़फू दिखाई। सोलंकी ने खानम के कदरे नजदीक आकर कहा, मैं समझता हूँ बाबा, इसलिए तो ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। खानम हमतन गोश थी। वडेरा सोलंकी ने अचानक ही मतलब की बात कह दी। बोला, सेठ हांडी वाला से मुतल्लिक क्या ख्याल है? खानम बोली, मेरा मुस्तकिल गाहक है, आजकल दिन रात परवीन के लिए फोन करता है। जब से लड़की टीवी सीरियल की हीरोइन बनी है, बहुतों की राल टपकने लगी है। सेठ हांडी वाला तो इस मैदान का पुराना पापी है। हर नई लड़की को हासिल करना उसका शौक है और इस शौक की वो कोई भी कीमत चुका सकता है। सोलंकी ने कहा, ठीक है, उसका शौक तुम पूरा करो, कीमत हम वसूल करेंगे। वडेरा सोलंकी ने ये बात कही तो उसका लहजा कदरे बदला हुआ था। खानम को फौरन ही समझ आ गई कि वो क्या कह रहा है। फिर भी उसने कदरे लाइल्मी का मुजाहिरा करते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा वडेरा साईं? सोलंकी बोला, कुछ नहीं, तुम इस लड़की को तैयार करो उसके लिए। जाहिर है टीवी सीरियल की हीरोइन होने के नाते परवीन इस शहर में तो उसके साथ झक मारना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ किसी भी लम्हे प्रेस की नजरों में आने का धड़का लगा रहेगा। और मजाफात में हांडी वाला के 2-3 बंगले मौजूद हैं, वो उनमें से किसी का भी रुख करेगा। खानम करीबन सांस रोककर उसकी बात सुन रही थी। सोलंकी बोला, रवानगी से पहले अपनी मंजिल से परवीन हमें मुत्तला कर देगी। ये उसके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं, मोबाइल फोन उसके पास मौजूद है। उसके बाद सब कुछ हम पर छोड़ दो। वो अदाकारा तो है ही, ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए हमें ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। हम परवीन को भी हांडी वाला के साथ ही अगवा कर लेंगे, जिसके बाद उन दोनों को जाहिर है अलग अलग रखा जाएगा। दोनों हमारे मेहमान होंगे, लेकिन थोड़े फर्क के साथ, हांडी वाला मेहमान और परवीन मेहमान खसूसी। वडेरा सोलंकी ने कहा बुलंद करते हुए अपना हाथ खानम की तरफ बढ़ाया। खानम ने बड़ी गर्मजोशी से उसके हाथ पर हाथ मारा। बोली, ऐसा हो जाएगा वडेरा साईं, परवीन को मैं तैयार कर लूंगी। लेकिन सोलंकी बोला, बस इससे आगे कोई बात न करना, तुम परेशान मत हो, तुम इसके बाद सब कुछ भूल जाओगी, बाकी काम हमारा है, तुम्हें तुम्हारी लड़की हिस्से समेत वापस मिल जाएगी। वडेरा सोलंकी ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। शायद वो अपनी बात का रद्द अमल देखना चाहता था। खानम ने बड़े एतमाद से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वडेरा साईं, बात बिजनेस की है तो सारे मामलात पहले ही तय हो जाएं। मेरे ख्याल से हमारी मजबूत दोस्ती की बुनियाद भी यही बनेगी। इस लहजे में आज तक किसी को वडेरा सोलंकी से बात करने का हौसला नहीं हुआ था, लेकिन जहां मामला कुछ और ही था। वो खामोश रहा, सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए शायद वो खुद को नॉर्मल कर रहा था। बज़ाहिर वडेरा सोलंकी ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ, मैं भी बिजनेस के मामले में तयशुदा उसूलों का कायल हूँ। मुझे तुम्हारी बात से खुशी हुई, तुम जो चाहो पूछ सकती हो।
खानम बोली, ये कितने की डील होगी? मेरा मतलब है आप क्या डिमांड करेंगे? वडेरा सोलंकी ने उल्टा उस पर सवाल कर दिया। बोला, तुम्हारे ख्याल से वो आसानी से क्या दे सकेगा जिस पर ज्यादा शोर शराबा भी ना हो? खानम बोली, वो तो अरबपति सनतकार है और दिल का मरीज भी। मामूली दबाव पर वो कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। शहर के हालात उससे ज्यादा कौन समझता है। अगर उसे यकीन दिला दिया जाए कि उसकी रिहाई तावान के बगैर नामुमकिन है तो उससे कुछ भी मांगा जा सकता है। वडेरा सोलंकी ने बड़े इत्मीनान से कहा, यह पहला शिकार होगा। हम ठंडा करके खाने के कायल हैं, फिर अपनी छोरी भी इसमें मुलव्विस होगी। हम उससे सिर्फ 1 करोड़ मांगेंगे और उसे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देंगे। खानम ने फौरन ही बगैर झिझक के कह दिया, वडेरा साईं, छोटा मुंह और बड़ी बात है, मुझे अपने हिस्से की कितनी रकम मिलेगी? वडेरा सोलंकी ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, 20 लाख। खानम एक लम्हे के लिए खामोश रही। गो की जिंदगी में यकमुश्त एक डील में उसे इतनी रकम कभी नहीं मिली थी, फिर भी उसने खामोश रहना मुनासिब न समझा। बहरहाल इस खेल में आधा हिस्सा तो वो डाल रही थी। खानम ने बड़े मुअद्दब लहजे में कहा, मैं आपसे कुछ ज्यादा की उम्मीद रख रही थी वडेरा साईं। उसे एहसास नहीं था कि वडेरा सोलंकी ने पहले ही ये बात जहन में रखी हुई थी। सोलंकी ने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, 25 लाख, और अब इस मसले पर कोई और बात नहीं होगी। खानम ने इनकिसारी से खड़े होकर कोर्निश बजा लाते हुए कहा, जो हुक्म साईं, जो हुक्म वडेरा साईं। इस तरह वो बज़ाहिर अपने मुतमईन होने का तासुर दे रही थी। वडेरे के हुक्म पर दूसरे कमरे से परवीन भी वहां आ गई। दोनों ने फिल वक्त उसे मुकम्मल मंसूबे से आगाह करना मुनासिब न समझा। गो के खानम इस एहतियात की जरूरत महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वडेरा सोलंकी का यही हुक्म था जिस पर उसे बहरहाल अमल करना था। यूं भी वो इन मामलात का ज्यादा शऊर नहीं रखती थी। खानम ने उसे सिर्फ सेठ हांडी वाला के पास भेजना और उसे सिर्फ इतना मंसूबा समझाना था कि वो उसे शहर से बाहर जाने पर मजबूर करे और रवानगी से पहले सेठ हांडी वाला के इल्म में लाए बगैर अपनी रवानगी के वक्त और अपनी मुमकिना मंजिल से आगाह कर दे। ये बात भी उसे यहाँ नहीं बल्कि किसी और जगह जाकर बतानी थी। परवीन को ये एहसास नहीं होना चाहिए था कि उसे किसी मंसूबे के लिए और कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसे सिर्फ अहकामात की इताअत करना थी। अभी तक दोनों ने अपनी बातों में साईं लोग का नाम लेना भी गवारा नहीं किया था। फिल वक्त शायद वडेरा सोलंकी कुछ और सोच रहा था। वो हर कार्ड को वक्त और जरूरत के मुताबिक खेलने का कायल था। साईं लोग और खानम को किस मरहले पर इकट्ठे रखना और कहाँ अलग अलग रख कर इस्तेमाल करना था, उसके शैतानी जहन में सब कुछ महफूज था। रात का खाना तीनों ने इकट्ठे खाया था, जिसके बाद खानम अपनी सेक्रेटरी टीवी सीरियल की हीरोइन परवीन को वहीं छोड़कर चली गई ताकि वडेरा साईं उसका कोई मुनासिब नाम रख सके। सेठ हांडी वाला की वाहिद खुसूसियत यही थी कि वो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ। उसके बुजुर्गों का ताल्लुक इसी शहर से था और वो तब भी दौलतमंद कहलाते थे जब करोड़ों में से किसी एक को ये खिताब मिला करता था। उसके बाप दादा ने इतनी दौलत, फैक्ट्रियां और जायदाद छोड़ी थी कि सारी जिंदगी वो नोट जलाता रहता तो खत्म ना हो पाती। अपने बाप की वो इकलौती औलाद नरीना थी। ऑफ द रिकॉर्ड उसके बाप ने क्या क्या गुल खिलाए थे इसका इल्म तो बाप की जिंदगी में उसे होता रहता था, लेकिन ये भी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। 2-4 नाजायज ताल्लुकात या 1-2 नाजायज बच्चे पैदा करना उनके खानदान की बरसों पुरानी रिवायत रही थी। हांडी वाला को इन रिवायतों का बहुत ही पास था। उसने जो भी काम किया अपने बाप दादा से बढ़कर किया। उसे अपनी बेपनाह दौलत के ज़खायर और इस बात का अंदाजा था कि ये दौलत कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए वो दिन रात उसे फूंकने की फिक्र में गलता रहता। उसे किसी गुमराह फकीर ने बताया था कि जितना तुम हराम करोगे उससे दर्जनों गुना ज्यादा हराम तुम्हें मिलेगा। सेठ हांडी वाला अक्सर शराब के नशे में अपने हल्का अहबाब में कह दिया करता था कि उसकी किस्मत में हलाल लिखा ही नहीं, अगर वो हरामकारी न करे तो हराम कहाँ से कमाए। और उसके हाशिया नशीन उसकी हाँ में हाँ बड़े जोर शोर से मिलाकर उसकी गुमराही पर मोहर तस्दीक सब्त करते और अपना उल्लू सीधा रखते। हांडी वाला को 2-3 माह के बाद नई औरत की तलाश रहती। उसके दिमाग में ये फतूर समाया था कि इस शहर का सबसे ज्यादा दौलतमंद और मकामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर होने के नाते हर अय्याशी पर उसका हक मुकद्दम है। इस नौयत के शौक पालने वाले की किसी मॉडल खानम तक रसाई कोई अचंभे की बात नहीं थी। उसका शुमार खानम के दर्जा अव्वल के 3-4 गाहकों में होता था, जिसके लिए वो हर दूसरे-तीसरे माह शहर की सबसे महंगी कॉल गर्ल तैयार रखती थी। जिस नौयत की जिनसी दरिंदगी की खानम शिकार थी, उस तरह की जिनसी बेराहरवी का हांडी वाला भी आदी हो गया था। वो जितना दौलतमंद था उससे 1000 गुना ज्यादा फटकार और लानत उसके चेहरे से बरसती थी। अगर आम हालात में उसकी शक्ल ऐसी होती तो शायद कोई उसके हाथ से कच्चा बेर लेकर भी न खाता, लेकिन दौलत ने उसके तमाम उजूब पर पर्दे डाल रखे थे। खुद को नुमाया रखने के लिए वो दुनिया के महंगे तरीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कपड़े
और खुशबू इस्तेमाल करता था। लेकिन आम हालात में उसके जिस्म से ऐसी बदबू उठती थी कि उसके तनख्वाहदार मुलाजिम ही उसके पास ठहर सकते थे। आम मुलाकाती भी बेचैनी महसूस करके जल्द से जल्द जान छुड़ाने की फिक्र करते। हांडीवाला ने परवीन की तस्वीर एक मकामी अखबारात के हफ्त रोज़ा एडिशन में देखी थी। वो अपने शिकार का इंतखाब इन हफ्त रोज़ा एडिशनों में से किया करता था, जिनके फोटोग्राफर बाजार हुस्न में आने वाले हर नए माल के मुतलाशी रहा करते थे, ताकि उसकी नीम बरहना तस्वीर बनाकर उसकी मार्केट वैल्यू में इजाफा और अपनी जेब गर्म रखने का एहतमाम कर सके। परवीन खूबसूरत तो थी ही, उसके साथ एक और खूबी भी थी कि वो टीवी की सबसे मकबूल सीरियल की हीरोइन थी और हांडीवाला जानता था कि उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। उस जैसे कई और दरिंदे भी परवीन के ताक़ुब में थे। हांडीवाला के लिए ये एक तरह का चैलेंज केस था। उसे सबसे पहले परवीन को हासिल करना था, जिसके लिए उसने खानम तक अपनी ख्वाहिश मामूल से महंगे दामों के साथ पहुंचा दी। खानम खानदानी ख्वाहिशां तो नहीं थी, लेकिन इस धंधे में 12 साल गुजारने के बाद किसी भी पेशेवर तवाइफ से ज्यादा तजुर्बा उसने हासिल कर लिया था। वो अपने हाथ में पकड़े किसी भी कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानती थी और करती आई थी। परवीन तो उसके हाथ में तुर्प चाल थी, उसके जरिए वो कोई भी हारी हुई बाजी जीत सकती थी। उसने फिलवक्त सेठ हांडीवाला की आतिश शौक को भड़काए रखने का फैसला ही किया था और उसे अभी तक तारीखें देती आ रही थी। उस रोज जब हांडीवाला को खानम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला तो उसकी बाँछें खिल गईं। खानम उमूमन ऐसी बातें फोन पर नहीं किया करती थी। शहर में रहने वाली बदअमनी के सबब उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं उसका फोन भी बग न हो रहा हो। आज भी वो आम नजरों से छुपती हांडीवाला के दफ्तर में उसे मिलने चली आई थी। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही हांडीवाला के 14 तबक रोशन हो जाते। आज भी खानम उसके बुरे वक्त की साथी थी और वो 1-2 माह में 1-2 रातें उसके साथ गुजार ही लिया करता था। उसने अपने नाजो अदा की बिजलियां सेठ हांडीवाला के दिलो दिमाग पर बरसाते हुए कहा, सेठ जी, आपके लिए तो हमें न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। हांडीवाला ने अपने मेज की दराज में धरे एक परफ्यूम को फजा में छिड़क कर माहौल को बज़ाहिर खुशबूदार करना चाहा। बोला, मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार और ताबेदार रहा हूँ और रहूंगा। खानम बोली, बड़ी मुश्किल से काबू आई है। और सेठ ने खानम की बात काटते हुए कहा, बस बस, और की जरूरत नहीं है खानम। तुम जानती हो हांडीवाला ने कभी तुम्हें मायूस होने का मौका नहीं दिया और न ही आइंदा कभी देगा। खानम ने अगली बात भी कह दी। बोली, सेठ जी, एक बात का ख्याल रखना, आपको जो भी 2-3 दिन गुजारने हैं वो शहर में नहीं किसी दूसरे ठिकाने पर गुजारिए। देखिए ना, प्रेस वाले तो हाथ धोकर इन मॉडल्स के पीछे लगे हुए हैं। अब वो दिन रात मुंह पर नकाब डालकर घर से निकलने से तो रही। सेठ बोला, रे भाई, मैं कोई इतना बेवकूफ हूँ जो उसके साथ शहर में ही रहूंगा? आखिर तो हमें भी इस शहर में 2-4 लोग जानते हैं। इस मर्तबा खानम ने मुस्कुराते हुए कदरे बेहुदा इशारा करके उसे करीबन डांट पिलाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, लड़की बड़ी नाजुक है, ख्याल रखना मुझे शिकायत का मौका न मिले। लेकिन सेठ हांडीवाला बेशर्मों की तरह दांत निकालता रहा। बोला, कब ला रही हो? बिलाखिर उसकी राल टपक ही पड़ी, क्योंकि अभी तक वो कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें ही कर रहे थे और सेठ के अंदर का शैतान उसे पागल किए दे रहा था। वो खानम के मुंह से अपने और परवीन के मिलाप की तारीख सुनने के लिए बावला हुआ जाता था। खानम बोली, कल ही? उसने उसकी आतिश हवस को भड़काने के लिए बात अधूरी छोड़कर सिगरेट सुलगाई और उसका लंबा कश लेने के बाद दोबारा सेठ से मुखातिब हुई, जिसका मुंह करीबन खुले का खुला रह गया था। खानम बोली, 3 दिन के लिए उसे शूटिंग से छुट्टी मिली है, रिकॉर्डिंग करवाना होती है ना। वो तो भला हो बेचारे डायरेक्टर का जिसने मेरी मिन्नत समाजत पर उसकी 3-4 किस्तें एडवांस रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको मजीद 1 महीना इंतजार करना पड़ता।